9 फरवरी 2026 की सुबह की बात है। एक लड़का बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब मार्केट खुले, मार्केट जाएगा और उसे कुछ सामान की जरूरत थी। आखिरकार मार्केट खुल जाती है, दुकान पर पहुंचता है, दुकानदार से पूछता है कि साहब नमक मिल जाएगा क्या। दुकानदार पूछता है कि कितना नमक चाहिए। वो लड़का कहता है कि साहब मुझे 1 क्विंटल नमक चाहिए। दुकानदार ने उससे एक बार भी सवाल नहीं किया कि आखिरकार 1 क्विंटल नमक का तुम क्या करोगे। दुकानदार को सिर्फ पैसे से मतलब था, पैसे दिए जाते हैं, 1 क्विंटल नमक उसको दे दिया जाता है। वो नमक लेने के बाद सीधा अपने घर पहुंच जाता है। घर में एक लाश रखी हुई थी, लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी लड़के के सगे बड़े भाई की लाश थी, लेकिन जो उसकी लाश की आंखें थी वो खुली हुई थी। इसी बीच में करीब 5 घंटे कड़ी मशक्कत करता है। घर के अंदर ही, घर के आंगन में ही एक गड्ढा खोदता है और गड्ढा खोदने के बाद उस लाश को जब उसके अंदर डाल रहा था, तो जब डाल जा रही थी लाश, तब वो लाश ऐसा लग रहा था जैसे कि जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं इस घर के अंदर, वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा है। इस बीच में उसने उसकी आंखों को बंद करने की कई बार कोशिश भी की, लेकिन आंखें खुली थी तो खुली ही रह जाती हैं और ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ वो अपनी आंखों में कैद कर रहा था। लाश उस गड्ढे में डालता है। जो नमक 1 क्विंटल लाया था उस नमक को भी उसके गड्ढे के अंदर डालता है और जब नमक डाला जा रहा था तब भी वो देख रहा था। फिर मिट्टी डाल देता है और मिट्टी डालने के बाद उसको बंद जरूर कर देता है। उसके बाद फिर टाइल्स से ऊपर से इसे प्लान कर देता है। अब ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कुछ हुआ ही नहीं है। लाश उसके अंदर दफन जरूर हो गई थी। ये 9 फरवरी 2026 की बात हो जाती है। उसके बाद एक एक दिन ऐसे ही आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे मुशारिक अपनी आंखों को बंद करता था, वो खुली हुई आंखें उस लाश की एकदम सामने दिखाई देने लगती थी। एकदम सिरहन सी पैदा हो जाती थी, सोचने पर मजबूर हो जाता था। कई बार ये दिमाग में ख्याल भी आता था कि क्यों ना जाकर मैं पूरी की पूरी कहानी किसी को बताऊं, जाकर सच दुनिया के सामने ला दूं। लेकिन अंदर से डर भी था कि कहीं पुलिस पकड़ के ले जाएगी और फिर सलाखों के पीछे पूरी जिंदगी गुजरेगी। लेकिन घर में रहता था तो उसे सुकून उसका गायब हो चुका था। वो परेशान था कि आखिरकार करूं तो क्या करूं। ऐसी ही सिचुएशन पैदा हो जाती है कि सच बाहर आ जाता है और जब सच बाहर आता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक भाई दूसरे भाई का कत्ल, वो भी इतने भयानक रूप में, क्यों करेगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। उत्तर प्रदेश के झांसी में जो रेलवे स्टेशन है, यहां से 5 किलोमीटर दूर एक बिहारीपुरा जगह लगती है और ये बिहारीपुरा जो जगह है वो थाना प्रेमनगर क्षेत्र में आती है। यहां से लगभग 10 किलोमीटर दूर पुरानी तहसील से एक महिला जिसकी उम्र लगभग 63 साल के आसपास होती है, नाम उनका शगुफ्ता परवीन होता है। शगुफ्ता परवीन 10 फरवरी 2026 को अपने बेटे तारिक बेग को फोन कर रही थी। तारिक बेग का जब फोन मिलाया तो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। वो थोड़ा परेशान हो जाती हैं। उन्होंने फिर 15 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद दोबारा से अपने बेटे को फोन लगाया, लेकिन फोन लग नहीं पा रहा था। इसी बीच में छोटा जो बेटा होता है मुशारिक, उसको फोन किया जाता है। फोन करने के बाद पूछा जाता है कि बेटा तुम्हारे बड़े भाई का नंबर बंद आ रहा है, क्या बात है, क्या परेशानी है, उससे मेरी बात करा दो। वो कहता है कि नंबर मुझे भी नहीं पता कि नंबर क्यों बंद आ रहा है, भैया तो यहाँ पर सुबह से है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। माँ ने फिर दोबारा से छोटे भाई को और बड़े भाई दोनों को बारी बारी से फोन किया। छोटे भाई से तो बातचीत हो रही थी लेकिन बड़े से बातचीत नहीं हो पा रही थी। माँ परेशान हो जाती है। 10 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने घर आ जाती है और घर आने के बाद अपने ही बेटे को ढूंढने की वो कोशिश करना शुरू कर देती है। ये 10 फरवरी 2026 की बात है। उसके बाद फिर एक एक करके दिन आगे बढ़ने लगता है। 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह से जब तारीख बढ़ रही थी, 15 फरवरी 2026 की बात है। जो छोटा वाला बेटा होता है नजदीकी पुलिस स्टेशन प्रेमनगर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद कहता है कि साहब जो उसका भाई है वो 9 फरवरी से लापता हो गया है, गायब हो गया है। हमने उसे हर जगह तलाश करने की कोशिश की लेकिन वो मिल नहीं रहा है। आप साहब मामले में कुछ कार्रवाई कर दीजिए, हमारे भाई को ढूंढ दीजिए। ये उसका मोबाइल नंबर है, जो उसका एड्रेस था, मोबाइल था, जो भी जानकारी थी भाई ने दे दी। पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज कर ली और एफआईआर दर्ज करने के बाद अक्सर गुमशुदगी के मामले पुलिस गंभीरता से नहीं लेती है और इस मामले को भी पुलिस ने गंभीरता से बिल्कुल भी नहीं लिया और उससे कहा कि ठीक है, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। जो ये लड़का है जिसका नाम मुशारिक है और दूसरा जो गायब हुआ है तारिक बेग, तारिक बेग के जो मामा होते हैं मोहम्मद सलीम का नाम होता है। मोहम्मद सलीम ने अब थाने में आना शुरू कर दिया। वो रोज थाने आ जाया करते थे। आने के बाद बड़े बड़े अधिकारियों से कहते थे कि हमारा जो भांजा है उसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास है, तारिक बेग उसका नाम है, पढ़ा लिखा है, एमबीए किया हुआ है, वो अचानक से लापता हो गया है, गायब हो गया है और गुमशुदगी भी आपके थाने में दर्ज हो चुकी है, लेकिन आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो। कई दिन बीत जाते हैं। आखिरकार 19 फरवरी 2026 को एक दरोगा की नजर पड़ जाती है कि तुम रोज रोज थाने आ जाते हो, क्या बात है, क्या परेशानी है। वो कहता है कि साहब मेरा भांजा है वो गायब हो गया है, मुकदमा भी दर्ज करा दिया लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, करूं तो क्या करूं। इसी बीच में उस दरोगा को पता नहीं कैसे रहम आ जाता है। वो दरोगा कहता है कि ठीक है, परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबको थाने बुलाकर ले गया, उनसे बातचीत करनी है। सभी को थाने बुलवाया जाता है, सभी से बारी बारी से पूछताछ की जाती है, जानकारी जुटाई जाती है। दरोगा से के कान में इसी बीच में एक आवाज आती है कि जो छोटा भाई है वो नहीं आया है। तो दरोगा कहते हैं कि छोटा भाई क्यों नहीं आया, उसको तो जरूर बुला के लेके आइए, उससे भी बातचीत करनी है। अब जो छोटा भाई है मुशारिक, उसको भी बुलाया जाता है थाने। वो थाने आता है। आने के बाद लगभग 50 अलग अलग कहानियां सुना देता है और जैसे पहली कहानी सुनता है दरोगा, तो दरोगा को यकीन नहीं हो रहा था। फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, तरह से 50 कहानी कम से कम सुन चुका था। करीब करीब 3 घंटे बीत जाते हैं। तभी दरोगा को लगने लगता है कि कुछ ना कुछ बात तो है,
यही कुछ ना कुछ हुआ है। ये तारीख थी 19 फरवरी 2026, रात के लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। और फिर वो कहानी सुनाते सुनाते वो असल कहानी सुना देता है। कहता है कि साहब मैंने अपने भाई का कत्ल कर दिया है और मार के उसको घर के अंदर ही दफन कर दिया है, जाकर देख लीजिए। जैसे ये बात उस दरोगा ने सुनी, उसने अपने एसएचओ को बताई, एसएचओ ने सीओ को बताई, सीओ ने एसपी सिटी को, और एसपी सिटी से बात होते होते एसएसपी तक पहुंच जाती है। तमाम आला अधिकारी मौके पर जुटने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद फिर एक मजिस्ट्रेट की व्यवस्था की जाती है। बड़े अधिकारियों से मजिस्ट्रेट की मांग की जाती है ताकि घर में जाया जा सके और घर जाने के बाद उस गड्ढे की खुदाई की जा सके, क्या वाकई वहां पर कोई लाश दफन थी या फिर कोई कहानी सुनाई जा रही थी। रात के 12 बज जाते हैं, घर पहुंच जाते हैं और ये बात पूरे मोहल्ले में फैल जाता है। और जैसे ही मैसेज पूरे मोहल्ले में फैलता है तो पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये बात मीडिया तक भी पहुंच जाती है और मीडिया के भी जो बंधु थे वो भी वहां पे जुट जाते हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार क्या मामला है, एक भाई ने अपने भाई की हत्या क्यों की है, क्या बाकी हत्या हुई भी है नहीं हुई है। तो यहां से पहले जो गड्ढे बताए जाते हैं कि कहां गड्ढा खोदना है, दो मजदूर थे, जैसे गड्ढे खोदने की बात बताई जाती है तो उसने कहानी बदलना शुरू कर दी। आप यहां खोदिए, इधर खोदिए, 3-4 जगह बताई जाती हैं। उसके बाद फिर एसएसपी को थोड़ा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि जो एक जगह है, सही जगह है, आप उसे बताइए। आखिरकार सही जगह बताई जाती है। घर में ही एक आंगन है, आंगन में जो गड्ढा खुदवाया जाता है तो दो मजदूर खोदना शुरू कर देते हैं। हाथों में हथकड़ी पड़ी हुई थी, उसके भी हाथ में फावड़ा दे दिया जाता है। उस मुशारिक ने भी फावड़ा लेकर अब ये गड्ढे की खुदाई करना शुरू कर दिया। रात के 3 बज जाते हैं। 3 बजे के बाद आखिरकार वो सफलता मिल जाती है। सचमुच उस घर के अंदर एक गड्ढा था, गड्ढे के अंदर लाश थी और जब लाश बाहर निकल के आती है तो फिर पूरे इलाके में दुर्गंध फैल जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये हुआ क्या है। पुलिस ने उस लाश को कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब यहां से इस कहानी के बारे में जानने में जुट जाते हैं कि आखिरकार कत्ल क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या कारण है। नाम है इस घर के मुखिया का, जिनका नाम अकील बेग होता है। अकील बेग सरकारी विद्यालय में एक प्रधानाचार्य के पद पर तैनात होते हैं। उनकी जो पत्नी होती हैं, जिनका नाम शगुफ्ता परवीन होता है, वो न्यायालय में पेशगार के पद पर जॉब कर रही थी। 3 बच्चे होते हैं जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी होती है। सबसे बड़े वाले बेटे का नाम तारिक बेग होता है, दूसरे बेटे का नाम मुशारिक बेग होता है और एक बहन होती है। बहन की शादी हो जाती है और इसी बीच में पता चलता है कि तारीख थी 22 मार्च 2022। अचानक ही जो अकील बेग होते हैं वो घर से निकल जाते हैं किसी काम से, और जब घर से निकलते हैं तो उन्हें अगले 3 दिन तक ढूंढते रहते हैं और उनका पता नहीं चलता है। तभी आसपास के लोगों से खबर मिलती है कि घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर उनकी लाश पड़ी हुई है। एक खाई के अंदर बाइक थी, वो भी वहीं पड़ी हुई थी। जब उन्हें लेके आते हैं उनका सुपुर्द खाक किया जाता है। इसी बीच में और ये भी जानकारी सामने आती है कि उनकी जो सरकारी नौकरी थी अब महज सिर्फ 1 महीने की नौकरी बची थी। 1 महीने के बाद यानी कि अप्रैल 2022 में वो रिटायर हो जाते। उसके कुछ दिन के बाद उनकी पत्नी थी, उनका भी रिटायरमेंट नजदीक ही था। तभी माँ अपने बड़े वाले बेटे से बोलती है कि बेटा अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो तुम अपने पापा की जगह नौकरी कर सकते हो, हमें इस तरह से कुछ ऑफर है, अगर मृतक आश्रित में तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। बड़ा बेटा जो होता है तारिक बेग, वो कहता है कि माँ मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई की है, मैंने एमबीए किया है और मैं नौकरी करना चाहता हूं, कुछ तैयारी करना चाहता हूं, कुछ अच्छी नौकरी हासिल करना चाहता हूं। छोटा वाला भाई ये ग्रेजुएट है, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो एक काम करो, छोटे वाले भाई की वही नौकरी लगवा दो। छोटे वाले भाई से जब ये बात कही जाती है उसने कहा कि जैसा आप लोगों की मर्जी, मुझे वैसे ही करना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आखिरकार पूरे परिवार की सहमति के बाद छोटे वाले भाई की नौकरी लग जाती है, लेकिन उसको नौकरी मिलती है चपरासी की। चपरासी इसलिए मिलती है, ग्रेजुएट था और वो उसे सी टेट, सुपर टेट और जो भी इसके बीच में परीक्षाएं होती हैं एक अध्यापक बनने के लिए उसे कंप्लीट करनी थी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाता, इसलिए वो सिर्फ चपरासी ही रह जाता है और कहानी इसमें आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे ही पिता की मौत हुई थी तो मां की तबीयत ज्यादा खराब रहने लगती है। मानसिक रूप से वो परेशान थी और वो अपने आप को तसल्ली देने के लिए वो अपने घर कम और अपने मायके में ज्यादा रुका करती थी। मायका होता है पुरानी तहसील मोहल्ले में, लगभग यहां से 10 किलोमीटर का फासला था, वो वहां रहती है। और तारिक जो होता है वो एग्जाम देने की लगातार तैयारी कर रहा था। साल 2022 से 2026 आ जाता है, लेकिन उसकी नौकरी कहीं अच्छी जगह लग नहीं पाती है। नौकरी ना लगने की वजह से थोड़ा फ्रस्ट्रेट रहने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। लेकिन इसी बीच में जो छोटा भाई है उसकी जिंदगी पटरी पर आ जाती है। उसकी जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। घर से महज 20 मीटर की दूरी पर एक घर होता है, उस घर में एक लड़की होती है। उस लड़की को वो अक्सर देखा करता था। एक दिन उस लड़की को रोकता है, रोकने के बाद कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुम्हें अगर कोई ऐतराज ना हो तो तुम अपने परिवार वालों से बातचीत कर लो और मैं तुमसे शादी करके पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। लड़की ने अपने परिवार वालों से बातचीत की, लड़की के परिवार वाले तैयार हो जाते हैं। सरकारी नौकरी थी, भले ही चाहे चपरासी की थी, लेकिन घर वाले जब तैयार हो जाते हैं तो 9 दिसंबर 2025 को आखिरकार धूमधाम से शादी हो जाती है और इस घर में एक बहू का भी आगमन हो जाता है, यानी कि बहू रहने लगती है। माँ रहती है वो अक्सर मायके में रहती है। जो बेटी है उसकी शादी हो चुकी है, 2 भाई हैं और एक उनकी पत्नी है। अब यहाँ पर जो भाई है थोड़ा फ्रस्ट्रेट रहता है, वो तो रहता है ग्राउंड फ्लोर पर, जो छोटा भाई है वो रहता है ऊपर वाली मंजिल पर। यह तारीख आती है 8 फरवरी 2026 की तारीख। माँ शगुफ्ता परवीन जो होती हैं वो अपने मायके गई हुई थी और जो बीवी है उस लड़के की
छोटे वाले की भाई की, वो चली जाती है अपने मायके, जो यहाँ से महज 10 मीटर की दूरी पर है। जो छोटा भाई ऊपर सो रहा है और जो बड़ा भाई है वो ग्राउंड फ्लोर पर सोया हुआ है। तारीख आती है 9 फरवरी 2026, सुबह के लगभग 6 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। और जैसे उसकी आंख खुलती है, वो ऊपर वाली मंजिल से जब नीचे की तरफ आता है तो नीचे आने के बाद बार बार दरवाजा खटखटा रहा था। काफी देर के बाद दरवाजा खुलता है और जैसे दरवाजा खुलता है तो बड़ा भाई सामने था और उसने देखते ही एकदम गालियां देना शुरू कर देता है। और वो इतनी भयंकर, इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा था अपने ही छोटे भाई को कि जिससे कि छोटे भाई को भी शर्म आने लगती है। वो कहता है कि तुम इस तरह से गाली कैसे दे रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं तुम्हारा सगा भाई हूं। जब छोटे ने विरोध किया तो बड़े ने और ज्यादा गालियां देना शुरू कर दिया। अब ये पहले से ही, एक तो जो बड़ा है वो बेरोजगार है, पहले से ही वो फ्रस्ट्रेट है, चिड़चिड़ा रहता है, छोटी छोटी बातों पर नाराजगी जाहिर करने लगता है। और ऊपर से फिर जब छोटे वाले ने इस बात का विरोध किया तो बड़े वाले को इतना गुस्सा आता है, वो सीधा रसोई में जाता है, चाकू लेके आता है, अपने भाई को डराने लगता है, धमकाने लगता है, कहता है कि मैं आज तुझे जान से मार ही दूंगा। इससे पहले कि वो कुछ हमला करता, कुछ करता, तो छोटे भाई के हाथ में कहीं से कुल्हाड़ी लग जाती है। कुल्हाड़ी लेकर वो अपने भाई पर वो हमला करता है और ऐसा हमला करता है कि एक कुल्हाड़ी मारता है, उसके माथे में लगती है, वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन वो यहां नहीं थमता है, अपने ही जो बड़ा भाई होता है उसकी गर्दन पर भी वार करता है और जिस छुरी से, जिस चाकू से उसने छोटे भाई पर हमला करने की कोशिश की थी उसको छीनता है और एक के बाद एक कम से कम 5 या 7 बार उसके सीने में वार कर देता है। तब तक मारता है जब तक क्या बड़े भाई की मौत नहीं हो जाती। बड़ा भाई मर जाता है, मुंह खुला था, मुंह खुला रह जाता है, आंख खुली थी, आंख खुली रह जाती है और वो उसकी लाश थी वो ऐसे ही पड़ी रह जाती है। सुबह सुबह भाई का मर्डर हो जाता है। घनी आबादी के बीच में घर होता है, कम से कम 2500 वर्ग फीट में, लेकिन इस घर के अंदर लाश पड़ी हुई है। वो समझ नहीं पा रहा था क्या आखिरकार करूं तो क्या करूं। तभी उस लाश को खींचते हुए वो आंगन में लेके चला जाता है। वो आंगन जहां ऊपर टीन पड़ी हुई थी, इसी बीच में उसने बहुत देर तक सोचता रहा, करूं तो क्या करूं, आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उसने उस जगह के जो सबूत थे, खून था, उसको बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट कर दिया। फिर उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना बाजार जाए, बाजार से नमक लेके आए, नमक लाने के बाद जल्दी से गल जाएगी। बाजार जाता है, 1 कुंटल नमक लेके आ जाता है। नमक लाने के बाद अगले 5 घंटे तक वो उस अपने ही घर के अंदर अपने ही भाई के लिए कबर खोदना शुरू कर देता है। जब कबर की खुदाई कर रहा था, कबर खोदते खोदते वो देख क्या रहा है कि जो उसके भाई की लाश पड़ी हुई है, ऐसा लग रहा था जैसे उसका भाई ये सारी प्रक्रियाएं होती हुई देख रहा था। इसी बीच में उसने गड्ढा खोद देता है, अपने भाई को उस गड्ढे के अंदर डालता है, डालने के बाद नमक डालता है, नमक डालने के बाद उसमें फिर मिट्टी डालता है, मिट्टी डालने के बाद उससे बिल्कुल प्लान कर देता है, जिससे क्या किसी को भी इस बात का एहसास ना हो सके कि छोटे भाई ने बड़े भाई का मर्डर कर दिया है। उसके बाद फिर वो अपने काम में रम जाता है, जहां जाना है, जहां आना है, जो काम करना है, वो रोजमर्रा की तरह काम करना शुरू कर देता है। लेकिन उसकी माँ का जब फोन आता है शगुफ्ता का अपने बड़े वाले बेटे के पास, और फोन उठता नहीं है, फोन स्विच ऑफ आ रहा था, तो माँ थोड़ी परेशान हो जाती है, चिंतित हो जाती है। लेकिन भाई जो होता है अपने ही भाई को ढूंढने की सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। लेकिन उसके मन में, उसके दिमाग में एक ही ख्याल था कि आखिरकार तूने ये क्या कर दिया है। जब उसने उस लाश को निकलवाया था, इसी बीच मीडिया वाले वहां मौके पर मौजूद होते हैं। मीडिया वालों ने जब उसके सामने कैमरा लगाया, उन्होंने पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं है तुमने अपने भाई का मर्डर प्रॉपर्टी के लिए कर दिया हो। तो वो हंसते हुए कहता है कि प्रॉपर्टी तो हमारे पास है ही नहीं, सिवाय इस घर के अलावा कुछ है भी नहीं, और वैसे भी उसकी सरकारी नौकरी है। तभी एक पत्रकार ने यह भी सवाल किया, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी बीवी से उसका कोई अफेयर वगैरह हो गया हो। हालांकि ये ऑफ द रिकॉर्ड था, ये रिकॉर्डेड नहीं था। जब एक पत्रकार ने सवाल किया कि तुमने लव मैरिज की है, हो सकता है कि तुम अपने काम पर चले जाते हो दिन में, यानी कि ड्यूटी पर चले जाते हो, और तुम्हारा भाई घर में ही रहता हो और तुम्हारी बीवी पर उसकी गलत नजर हो और तुम्हें इस बात का पता चल गया हो, तुमने इसलिए मर्डर कर दिया हो। उसने कहा जी ऐसी भी कोई बात नहीं है, सिर्फ वो ऊपर से उतर के आता है 9 तारीख को, जैसे ऊपर से उतर के आता है तभी उसने गाली देनी शुरू कर दी थी और वो अपना आपा खो देता है, इसलिए उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया था। तभी एक पत्रकार ने एक सवाल और किया, और सवाल करने के बाद कहते हैं कि जब तुम्हारे पिताजी अगले महीने रिटायर होने वाले थे तो 1 महीने पहले ही उनकी मौत कैसे हो गई। ये भी एक जांच का विषय हो सकता है। यानी कि मार्च 2022 में 22 तारीख थी, उनकी मौत हो जाती है और अगले ही महीने अप्रैल 2022 में उनका रिटायरमेंट होना था। कहीं ऐसा तो नहीं नौकरी हासिल करने के लिए ही उनका मर्डर कर दिया गया हो। हालांकि पुलिस अब इस एंगल पर भी जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर छोटे ने मारा है तो उससे नौकरी मिलने की संभावना नहीं थी। मां ने वैसे भी ऑफर बड़े को दिया था, या हो सकता है कि वो उसे अपने घर के बारे में पूरी जानकारी हो कि सब कुछ उसके अपने हाथ में, नौकरी भी सरकारी आ जाएगी और जो लड़की से प्यार करता है वो भी है, और जो प्रॉपर्टी है वो भी हाथ में आ जाएगी। हालांकि पुलिस अलग अलग एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अभी मेरी जो पुलिस अधिकारियों से जब बातचीत करने की कोशिश की, उनसे तो बातचीत नहीं हो पाती है, लेकिन स्थानीय मीडिया से जब बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि ये झगड़ा कोई और नजर नहीं आता, लेकिन हर एक पहलू पर जांच पड़ताल अभी जारी है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते राज यादव हैं जो कि गया के रहने वाले हैं, धनंजय साहनी हैं, शैलेंद्र त्रिपाठी हैं, तुफैल खान बस्ती से हैं, साहिबा उनकी बेटी हैं आयशा, आज इनका भी जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप